हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था परसों, तो कुछ चीज़ों पर मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है आपकी मेंस की डेट दी गई है 25, 26 और 27 अक्टूबर। और पिछले साल्स के अगर हम ट्रेंड देखें तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हमेशा एओ और जेएसओ का पेपर एक ही दिन में कराया जाता है और रिमेनिंग डेज में आपका नॉर्मल एग्जाम होता है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, जो मैक्सिमम पोस्ट के लिए होता है। तो अगर इस तरीके से चलेगा तो आपका जो एग्जामिनेशन है अभी वो 2 दिन में कराया जाएगा और 2 दिन में अगर एग्जाम कंडक्ट कराया गया तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है नॉर्मलाइजेशन के साथ, कि अगर दो सेम लेवल के पेपर बनाए जाए तो उसमें क्या होता है, टाइप्स रिपीट करते हैं। अगर आपको सेम लेवल का पेपर बनाना है तो आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही एग्जाम में डालने पड़ेंगे। और जब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन डाले जाते हैं तो काफी सारे टीचर्स यूट्यूब पे आके क्वेश्चंस आते ही उसका एनालिसिस करा देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट डे जो लोग पेपर देने जाएंगे उन्हें उसका फायदा मिल जाता है। उन्हें एग्जैक्टली पता होता है पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उन्होंने देख लिया और चाहे उन्होंने मेहनत करी हो या ना करी हो टीयर 2 के लिए, वो एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करके आते हैं, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इससे काफी सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अगर 2 दिन में पेपर होगा, एक तो अगर सेम लेवल का पेपर बनाया गया तो एनालिसिस होगा, जिसकी वजह से पेपर का लेवल फिर सेम नहीं रहता। दूसरी चीज हमने ये भी देखा है कि एसएससी सिमिलर लेवल ऑफ पेपर हर बार नहीं बना पाता। हमने सीजीएल 2019 का केस देखा है जहां पे 3 शिफ्ट में एग्जाम कराया गया था मेंस का। 2 शिफ्ट का पेपर का लेवल मोर और लेस थोड़ा सिमिलर था, लेकिन जैसे ही 3rd शिफ्ट पे हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा इजी पेपर हो गया था, जिसमें लोगों के 100 नंबर तक भी घट गए थे। अगर ऐसा यहाँ पे सीजीएल 2023 में रिपीट होता है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर वही कोर्ट केसेस और बाकी सारा झंझट फैलेगा और काफी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे और जो डिजर्विंग नहीं है शायद उनका सिलेक्शन हो। तो यहाँ पे एसएससी को एक चीज करनी चाहिए कि अगर वो टीयर 2 एग्जामिनेशन करा रहे हैं तो उन्हें सिंगल डे में कराना चाहिए। और ऐसा नहीं, एसएससी ने 1 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स का टीयर 2 एग्जामिनेशन सिंगल डे में कराया है। सीजीएल 2022 की बात करूं अगर मैं, तो 3,60,000 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो टीयर 1 को क्वालिफाई करके गए थे। तो एक दिन में लगभग 90,000 एस्पिरेंट्स का पेपर कराया गया था। और इस बार तो जो टीयर 1 को क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे पास सिर्फ 71,000 एस्पिरेंट्स हैं, तो इनका तो एक दिन में पेपर बड़े आराम से कराया जा सकता है। सीजीएल 2021 की बात करूंगा तो 1,10,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स थे जिनका एक दिन में एग्जाम कराया गया था। तो यहां पे क्यों एसएससी 2 दिन ले रहा है? ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, इससे बेटर है सिंगल डे में एग्जाम कराओ, एस्पिरेंट्स को अपने मार्क्स पता चलेंगे, उन मार्क्स के बेसिस पर आइडिया भी लग जाएगा सिलेक्शन तक पहुंचेंगे या नहीं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाना कि ऐसा होगा इम्पॉसिबल टास्क होता है, राइट। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट तो ये है कि मेंस एक ही दिन में होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। 2 दिन में मेंस हुआ तो काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। ठीक है, लास्ट में रिजल्ट आने के बाद फिर मैं यहीं पे आपको खड़ा हुआ मिलूंगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ, और उसके बाद कुछ लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मेंस हो तो एक ही दिन में मेंस कंडक्ट कराया जाए, अगर एसएससी 1,10,000 से कम कैंडिडेट्स को बुला रहा है। ठीक है, क्योंकि 1,10,000 का एसएससी पहले भी एक दिन में मेंस करा चुका है, और बल्कि 1,20,000 25,000 एसएससी की कैपेसिटी भी बढ़ गई होगी, टीचर्स की लैब्स भी बढ़ी होंगी टाइम के साथ साथ, तो वो ज्यादा लोगों का भी एक दिन में करवा सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई थी और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी मैंने उस टाइम पे, तो यहाँ पे हमने कहा था अगर 75,000 के आसपास कैंडिडेट्स एसएससी बुलाता है तो हमारे पास कट ऑफ लगभग ऐसी रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसका कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, वो उससे ज्यादा मैटर ये करता था कि कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे। क्योंकि अगर हम 10 टाइम्स की बात करें, 7500 के आसपास वैकेंसीज थी, तो 10 टाइम्स 75,000 हुआ, तो लगभग ये होगा। अब एसएससी ने वैकेंसी 1,000 इंक्रीज करी तो 85,000 के आसपास वैकेंसी हुई, लेकिन एसएससी ने कितने कैंडिडेट्स बुलाए? 71,000। तो जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़े कम कैंडिडेट्स बुलाए, तो यहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ी सी बढ़ी। यहाँ पे 149 का ये 150 हुआ, 144 का थोड़ा बढ़ गया, 141 का थोड़ा बढ़ गया, और इस तरीके से चीजें चली। ठीक है, 1-2 नंबर। अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ एनालिसिस, ये तो एक आईडी के लिए होता है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, मैं अपने आप पे 100% देता हूँ, तो इसे हम छोड़ के चलते हैं अभी। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, मेन मैटर करता है कि आगे का मुद्दा क्या है। एसएससी ने जो टोटल, अगर मैं वैकेंसीज देखूं, हमारे पास अभी 8440 है, जो कि टीयर 1 के रिजल्ट से पहले ही आ गई थी। इतने कैंडिडेट्स को बुलाया, तो यहाँ पे 8.42 टाइम्स कैंडिडेट्स को एग्जैक्टली बुलाया गया है। अगर ओवरऑल देखा जाए, ऑल्दो जब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट्स निकाल रहा हूं, तो मुझे अगर सही तरीके से जाऊं तो मुझे इसमें से क्या करना चाहिए? एओ, जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसीज को भी हटाना चाहिए, क्योंकि जो उस लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं उनकी अलग कट ऑफ निकली है। ऑल्दो इन 71,000 में से ही हैं वो लोग भी, लेकिन उनकी सेपरेट कट ऑफ भी है, तो उसे हटा के अगर एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकालना है तो तब निकालेंगे, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हो सकता है 9 तक चला जाए। ठीक है, तो इस चीज को अभी इग्नोर करते हैं हम। 8.42 हो, 9 हो, इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
कट ऑफ पे भी मैं देख रहा था काफी सारे टीचर्स ऐसा बोल रहे थे कि 10-12 गुना कैंडिडेट्स हो गए तो कट ऑफ 135 चली जाएगी, 140 चली जाएगी। ऐसा तब भी नहीं है। जब मैंने एनालिसिस किया था आप लोगों को तब भी इस चीज के बारे में बताया था कि अगर एसएससी क्या करता है, एसएससी कट ऑफ को मतलब 15 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाता है उस टाइम की वैकेंसी, मतलब 1.1 लाख कैंडिडेट्स अगर अप्रोक्सीमेटली क्वालिफाई होते हैं तो कट ऑफ हमारे कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन अनरिजर्व्ड की बात करूं तो ये लगभग 4 नंबर घटेगी उस टाइम के हिसाब से, राइट। तो कट ऑफ में जो वेरिएशन आएगा अगर एसएससी 15 गुना कैंडिडेट्स लेता है तो कुछ इस तरीके का हो सकता है देखने को मिले, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो रियलिस्टिक रहो, ये एक्सपेक्टेड मत करो कि अगर एसएससी 15 गुना कैंडिडेट्स बुला लेता तो कट ऑफ आपकी 130 नंबर चली जाती, 132 नंबर चली जाती। ऐसा नहीं होता, ये सारी की सारी फालतू की बातें हैं। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे क्योंकि हम सबको पता है ऑलरेडी कंपटीशन ज्यादा है, एसएससी की सबसे बड़ी गलती जो मुझे हिसाब से लगती है कि एसएससी मेंशन नहीं करता नोटिफिकेशन में वो कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखते हुए चलते हैं, इसलिए मैंने 2 कट ऑफ भी निकाली थी कि 15 गुना बुलाएगा तो इतना और 10 गुना बुलाएगा तो इतना, क्योंकि एसएससी ऐसा ही करता हुआ आया है। अभी मैं आपको सारा प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाता हूं तो उससे आपको चीजें थोड़ी समझने में आएगी कि क्यों 2 कट ऑफ निकाली गई थी और किस तरीके का ट्रेंड अभी एसएससी का चल रहा है। क्योंकि एसएससी अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं कर रहा कि कितने गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, वो अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाते हैं जो उन्हें लगता है उन्हें बुलाने चाहिए। आपने देखा होगा सीजीएल 2022 के अंदर पैटर्न चेंज हुआ था, टीयर 1 क्वालिफाइंग हुआ था। सीजीएल 2021 से पहले या सीजीएल 2021 में टीयर 1 के मार्क्स जुड़ते थे। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पे। सीजीएल 2022 टीयर 1 का रिजल्ट जब आया तो हमारे पास उस टाइम पे जब रिजल्ट घोषित किया गया था एसएससी ने 38,000 समथिंग वैकेंसी बताई थी और हमारे पास जो कैंडिडेट टीयर 1 को क्वालिफाई करे थे वो थे 3,60,000। तो यहां पे जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे वो 9.5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली बुलाए गए होंगे। ठीक है, 9 से 10 के गुना के बीच में। ठीक, इस बार 2022 के अंदर भी टीयर 1 क्वालिफाइंग था, 2023 के अंदर भी टीयर 1 क्वालिफाइंग था, लेकिन एसएससी ने इस बार थोड़ा सा और कम कर दिया। कम से कम इतने गुना तो एसएससी बुला लेता तो बेहतर रहता। अगर मैं बात करता हूं सीएचएसएल 2022 टीयर 1 रिजल्ट, ऑल्दो सीएचएसएल से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि सीएचएसएल में एसएससी हमेशा ही 9 से 10 गुना कैंडिडेट्स ही बुलाता है। सीएचएसएल 2022 क्योंकि अब पैटर्न सीजीएल जैसा हो गया है, टीयर 1 क्वालिफाइंग है, टीयर 2 के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा, तो सिमिलर चीजें सीएचएसएल और सीजीएल में मेरे हिसाब से एसएससी चला रहा है। ये मैंने जब वीडियो बनाई थी तब भी आपको बताया था। तो सीएचएसएल में एसएससी ने 8.9 कैंडिडेट्स को टीयर 1 में क्वालिफाई किया था 2022 में, जब सीएचएसएल क्वालिफाइंग इन नेचर था। सीएचएसएल से कंपेयर मैं फिर से नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक पॉइंट रख रहा हूं कि इसमें पैटर्न सेम है। तो लग रहा था कि हो सकता है एसएससी सीएचएसएल वाले ट्रेंड को फॉलो करे सीजीएल में भी, क्योंकि सीजीएल 2022 में भी यही हुआ, सीएचएसएल 2022 में भी लगभग 9 से 10 कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं। तो सीजीएल में भी लगभग हो सकता है इतने बुलाए जाए, जहां पे काफी लोगों ने विरोध भी किया था इस चीज का कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये होगा, वो 2022 एक्सेप्शनल केस था एंड ऑल दैट। लेकिन जब भी हम चीजों को देखते हैं हमें हर पहलू को सोचते हुए आगे बढ़ना होता है, इसलिए 2 कट ऑफ भी निकाली गई थी। अगर मैं बात करता हूं उसके पीछे अगर मैं आ जाऊं, एसएससी सीजीएल 2021 जब टीयर 1 के मार्क्स जुड़ते थे टीयर 2 के अंदर, तो एसएससी क्या करता था, 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाता था। ठीक है, 14.93। इससे एक साल और पीछे चला जाऊं, सीजीएल 2020 की बात करूं, तब भी एसएससी ने 16 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया, और हो सकता है उससे पहले जाऊं तो 16, 18 ऐसा कुछ नंबर आपको देखने को मिले। तो एसएससी पहले 15-16 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाता था, लेकिन रिसेंटली जो रिसेंट ईयर्स में ट्रेंड चल रहा है उसमें 9 से 10 गुना चल रहा है। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि एसएससी को क्या नोटिफिकेशन में क्लियर करना चाहिए कि भैया इतने गुना कैंडिडेट्स को हम बुलाएंगे वैकेंसीज के, और वैकेंसी को नोटिफिकेशन में देना चाहिए, जिससे कि एस्पिरेंट्स के मन में कोई भी क्वेरी ना रहे कि इस तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है, क्योंकि सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को ट्रैक नहीं करते क्या चल रहा है। ठीक है, उन्होंने किसी भैया ने बता दिया कि हाँ पहले 15 गुना चलता था, अब भी 15 गुना ही चलेगा, उन्होंने मान लिया। ठीक है, लेटेस्ट चीजें सारी की सारी वो तो हम तो आप चैनल पे आपको अपडेट देते रहते हैं, बट फिर भी सभी एस्पिरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो ये सारी की सारी चीजें एसएससी को नोटिफिकेशन में डालनी चाहिए। और इवन मैं अपनी बताऊं तो मैंने भी आपको बताया था, 2 कट ऑफ बताने का रीजन ही ये था कि हाँ एसएससी या तो ऐसे या ऐसे, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं थी कि 15 गुना लेगा या 10 गुना लेगा। ठीक, अगर मैं आगे बात करता हूं, एसएससी सीएचएसएल 2022 ये हो चुका है। अगर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 एग्जामिनेशन की बात करूं या फेज 10 एग्जामिनेशन की बात करूं, इसमें एसएससी क्लियरली मेंशन करता है कि इतनी वैकेंसीज होंगी तो हम इतने गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आरआरबी एनटीपीसी, उसमें भी क्लियरली मेंशन होता है कि कितने गुना कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे, जहां पे टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं उसमें भी मेंशन था कि कितने गुना कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। तो नोटिफिकेशन में ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मेंशन होनी चाहिए, जिससे कि एस्पिरेंट उस हिसाब से तैयारी कर सकें।
ये ना हो कि कभी 8.42 टाइम्स बुला लिया, कभी 9 टाइम्स, कभी 9.5 टाइम्स, कभी 10 टाइम्स। ठीक है, पिछली बार हमने देखा था 2022 में ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी की बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ दे दी थी टीयर 1 की। तो ये सारी की सारी चीजें किस तरह से एसएससी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कितने गुना कैंडिडेट्स को बुला रहा है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन होना चाहिए, ना सिर्फ सीजीएल के, सीएचएसएल के भी, सीपीओ के भी और अदर एग्जाम्स के भी। ठीक है, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि जब कंफ्यूजन एस्पिरेंट्स के माइंड में क्रिएट होती है तो वो परेशानी होती है, और काफी लोग जो लोग तैयारी कर रहे थे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उनके लिए एक झटका ही है कि बॉर्डर पे आके कुछ मार्क्स से सिलेक्शन से छूट गए। ठीक है, सीजीएल 2022 में अगर प्री आपने क्वालिफाई करा और इस बार क्वालिफाई नहीं करा तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस टाइम पे कट ऑफ ही 114 नंबर थी, 3,60,000 बुलाए गए थे, इस बार 71,000 बुलाए गए हैं, और 2022 वाले मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया इस बार, राइट। तो कॉम्पिटिशन तो ऑब्वियसली बढ़ना था, और कट ऑफ हाई जा रही है, तो ऑब्वियसली 114, 114 और 150, इसमें बहुत बड़ा गैप है, 36 मार्क्स का गैप है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका 2022 में प्री क्लियर हुआ, 2023 में प्री क्लियर नहीं हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कंपटीशन को देखिए, यहाँ पे लगभग 12 लाख एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया था और 71,000 ही क्वालिफाई करें, और जॉब कितने की लगेगी, जॉब 8500 एस्पिरेंट्स की ही लगेगी। 1% से भी कम सिलेक्शन रेट आपको एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि क्या आप अपने स्कूल में रहे होंगे, है ना, छोटी क्लासेस में 9, 10, 11, 12, कड़वी सी सच्चाई है ये। 9, 10, 11, 12 या छोटी क्लास में भी आप अपने स्कूल में रहे थे, आपकी क्लास में कितने बच्चे होते थे, 40 बच्चे होते थे, है ना। क्या आप अपनी क्लास के हमेशा ही टॉपर रहे हैं, क्या आप हमेशा रैंक 1 आती थी आपकी क्लास के अंदर, 40 में से एक नंबर पे आना, और यहां पे अगर मैं बात करूं 100 में से एक से भी कम का सिलेक्शन रेट है, तो थोड़ी मुश्किलें होंगी। तो बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, ठीक है, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन तक पहुंचोगे। बाकी हमेशा प्रैक्टिकल आपको अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि अगर मेरी सीजीएल की तैयारी यहाँ पे कुछ मार्क्स से मैं सिलेक्शन से पीछे रह गया हूं, तो आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या कोई और एग्जाम आ रहा है सिमिलर पैटर्न पे जो मैं दे सकता हूं विद इन 3-4 मंथ्स, क्या मैं अगले साल 2024 तक का जब भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा क्या मैं उसका वेट कर सकता हूं, या फिर अब मुझे यहाँ पे एसएससी एग्जाम की जर्नी अपनी छोड़ के कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें मैं सिमिलर काइंड ऑफ चीजें एक्सपेक्ट कर सकता हूं, या इससे कुछ बेहतर या थोड़ा बहुत 19-21 नीचे भी हो तो चलेगा, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है। आप ये सारी चीजों को सोचें और ये डिसीजन लें कि आपको आगे सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन करनी है, एसएससी के किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, या कोई और एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, आपके स्टेट पे या स्टेट लेवल पे कोई एग्जामिनेशन हो रहे हैं, या कोई और वैकेंसीज निकल रही हैं, क्या आपको उसकी तरफ शिफ्ट होना है। देखो, जो सीजीएल के लिए आप मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग पढ़ते हो, मैक्सिमम एग्जाम्स का पैटर्न यही होता है। यह आपने एक बार पढ़ लिया तो 50 to 60% आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, तो उसकी तैयारी आपकी 50-60% तो है ही। आपको थोड़ा सा इनपुट लगा के आप उन एग्जाम्स की तरफ भी जा सकते हो, और आपको अगर अभी से लगता है कि नहीं सीजीएल 2024 को टारगेट करना है, यही सपना है, तो आप अपनी तैयारी में आगे लगें, एक सोचें, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें, और उसके बाद एक डिसीजन लेके आप आगे बढ़े। किसी से लड़ने से, किसी टीचर को गाली देने से, किसी टीचर को ये कहने से कि तुमने कम कट ऑफ बता दी और मैं सोच रहा था हो जाएगा और नहीं हुआ, उसका कुछ फायदा नहीं है। देखो, कट ऑफ एनालिसिस एक मुश्किल काम है, और इस पे सब अपने हिसाब से अपना अच्छा ही देते हैं, ठीक है, कोई आपका बुरा नहीं चाहता एनालिसिस करते टाइम, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जब रिजल्ट आएगा तभी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, सारे टीचर्स बनाते भी हैं, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे कट ऑफ एनालिसिस हो तो कोई करेगा भी नहीं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता कट ऑफ एनालिसिस करने का, ठीक है, बहुत ही लास्ट में जाके मैं करता हूं कि चलो एस्पिरेंट्स कह रहे हैं तो कर देता हूं, वरना इट इज समथिंग, मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि लास्ट मेथड होता है कि लास्ट में जाके मेरे को लगता है कि करना चाहिए तो करता हूं, वरना काफी एग्जाम्स का मैं धीरे धीरे स्किप भी कर रहा हूं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ 1-1.5 साल बाद या कुछ टाइम के बाद ही जब मेरा मन पूरी तरह से हट जाएगा तो मैं एनालिसिस करना बंद कर दूंगा, ठीक है। एसएससी एग्जाम्स हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं कोई भी एनालिसिस नहीं किया करूंगा, ठीक है। तो लेकिन आप किसी भी टीचर को, अब किसी टीचर ने कम कट ऑफ बता दिया, आप उसे जाके कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे हो कि यार आपकी कट ऑफ गलत चली गई, आप पे भरोसा करके हम नहीं करते। तो भरोसा क्या होता है, आप इन्फॉर्म डिसीजन लो ना, आप खुद देखो कैसे एनालिसिस किया जाता है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लो, ठीक है। कोई टीचर जाके आपको नंबर थोड़ी ना दे रहा है वहां पे कि टीचर ने नंबर काट लिया आपके। तो किसी भी प्लेटफॉर्म का एनालिसिस अगर आपको गलत लगा है तो मैं आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को गाली वगैरह मत दो, ठीक है। जब कट ऑफ एनालिसिस होता है आपको देखना चाहिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, एक भी फैक्टर 19-21 हुआ तो चीजें सारी की सारी अलग हो जाएंगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते, आपको बस थोड़ा सा आइडिया लग जाता है इससे कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कहां पे चल रहा है और क्या एक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो रियलिटी को फेस करना सीखो। अगर आप अभी भी रियलिटी को फेस नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। अभी एक बच्चे का मेरे पास कल मैसेज आया, कहता सर आपने 149 बताई थी, कट ऑफ 150 गई है, आपका एनालिसिस गलत हो गया, ठीक है। मतलब
हद से ज्यादा लोग वीडियो नहीं देखना चाहते, लोग समझना नहीं चाहते एनालिसिस कैसे होता है, लोग बस ये देखना चाहते हैं क्या नंबर बता दिया, नंबर मैच कर गया तो ठीक है, नंबर मैच नहीं करा तो इसने गलत बता दी, इसने अपने कोर्स भेज दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, राइट। तो आप चीजों को समझो कि कैसे किया जा रहा है, उसके अप्रोच में आपको कोई गलती लगती है तो आप बताओ कि सर मुझे ये लगता है कि सर ऐसा हो सकता है, ये चीजें बदल सकती हैं। नहीं, सबको चाहिए वीडियो अगर आधे घंटे की बन रही है, 15 मिनट की बन रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट आता है कट ऑफ बताओ कौन से नंबर पे है, वहां पे जाके क्लिक करूंगा, कट ऑफ देखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब नॉर्मलाइजेशन होता है, कोई फिक्स नंबर नहीं है किसके कितने बढ़ रहे हैं क्या होगा, ठीक है, चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करी वो बिल्कुल अलग गलत हो सकती थी, ठीक है। थोड़ा सा एसएससी क्या कर लेता, 2 लाख कैंडिडेट्स को बुला लेता तो कट ऑफ आपकी कम चली जाती, वहां पे कट ऑफ आपकी 142 चली जाती। यूआर कैटेगरी की अगर 200 कैंडिडेट्स 2 लाख कैंडिडेट्स बुला लेते तो 140 के आसपास हो जाती, क्या पता 140 या 142 डेढ़, अगर 1 लाख के आसपास कैंडिडेट्स बुला लेता, 1.2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स बुला लेता तो 145 के आसपास आपकी कट ऑफ चली जाती। सीधी सी बात है, वैकेंसी का फिक्स किसी को नहीं आइडिया होता कि कितनी होगी। एसएससी ने नोटिफिकेशन में 7500 कहा था, 7500 की 8500 हो गई, लेकिन जहां कैंडिडेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 गुना बुलाएंगे, एसएससी ने 9 गुना बुला लिए, 8.4 टाइम्स बना लिया, तो लगभग सिमिलर सी चीजें होगी, थोड़े से एक्सपेक्टेड से कम कैंडिडेट्स हुए तो कट ऑफ सही चली गई। अगर एसएससी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर देता, 12 गुना कैंडिडेट्स 15 गुना कैंडिडेट्स कर देता तो फिर से एनालिसिस के बीच में कोई वैल्यू निकल के आती है ना। तो चीजों को समझते हुए आप डिसीजन लो। आप किसी की मेहनत को 1 मिनट में आगे ये कह देते हो कि यार तू बेकार है। कल आपसे कोई, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर दे और आपसे आके सीधा ये कहे कि तू तो घूस लेने के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो कितना बुरा लगेगा, ठीक है। ऐसे ही उन टीचर्स को भी बुरा लगता है, उन लोगों को भी बुरा लगता है जो एनालिसिस करते हैं या कोई भी आपके लिए यहाँ पे काम करते हैं, यूट्यूब पे आके कोई भी वीडियो बनाते हैं मेहनत करके, और आप 1 मिनट में कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। कभी उसकी जगह पे अपने आप को भी रख के देखा करो कि उसे कैसा फील होता होगा आपके कमेंट से। अब जैसे कि कुछ लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारा काम है हम आपको मोटिवेट करें, आपको आगे के लिए डायरेक्शन दें, ठीक है। इसमें ही जैसे आप में से कुछ लोग आगे एकदम कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल जाते हैं, वहां पे आगे मैं आपको बोलने लग जाऊं तू लायक ही नहीं है, तेरे बस की नहीं है कुछ भी करना, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता तू, ठीक है, तो कैसा फील होगा आपके ऊपर। तो आपको थोड़ी चीजों को यहां पे समझना पड़ेगा कि हम ऑल दो सोशल मीडिया का टाइम है, हम किसी को कुछ भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है जो इंपैक्ट हो सकती है आपके छोटे से कमेंट्स पर। कोई जब मेहनत करके कोई काम करता है उसके ऊपर जब उल्टा सीधा कमेंट करते हो तो वो दुख देता है। गलती सबसे हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन है कमेंट करने का, आप कुछ भी करें। हमारे पास भी ऑप्शन होता है, मैं हर एक कमेंट को ब्लॉक कर सकता हूं, बाकी टीचर्स भी हर एक कमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम आप कमेंट सेक्शन का यूज करो, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। चीजें समझ आ रही है, ठीक है, लाइक करा, नहीं समझ आ रही डिसलाइक करा, खत्म करें। लेकिन होगा क्या, कमेंट करोगे फिर उसके बाद 10 लोग और कमेंट करेंगे, फिर मजा आएगा, फिर तो खिचड़ी बन गई ना। अब इसने ये कहा, इसने ये कहा, 10 लोगों की बातों में घुसे रहोगे, ठीक है, दिन के 3-4 घंटे बर्बाद कर दिए, सिलेक्शन किसका नहीं होगा फिर। एक वो बच्चा जो इस टाइम को यूटिलाइज करके सही तरीके से पढ़ाई करेगा, और एक दूसरा बच्चा जो कमेंट सेक्शन में बस खेलता रहेगा कि इसको ये बोल देता हूं, अच्छा अब इसने ये बोला, अच्छा उस टीचर के बारे में उस पर्टिकुलर टीचर ने ये बोल दिया। बस इसी जो सिस्टम है ना, इसी में घूमते रहो, ठीक है, और सिलेक्शन कब आपके हाथ से यूं निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स अपनी मेहनत करो अच्छे तरीके से। अगर फंड ढूंढना है आपको तो दूसरी चीजों में फंड ढूंढो, ठीक है। प्रैंक वीडियो देखनी है, प्रैंक वीडियो देखो, स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है, स्टैंड अप कॉमेडी देखो, लेकिन फिक्स टाइम करो उसके लिए। ये नहीं कि पूरे दिन किसी ना किसी फालतू की चीजों में आप अपना टाइम वेस्ट करते रहो, फालतू के रैंडम डिस्कशन में। टेलीग्राम पे देख रहा हूँ, टेलीग्राम पे बच्चे आपस में लगे पड़े हैं, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने किसी को कुछ। फ्रस्ट्रेशन अपनी दूसरों पे मत निकालो, अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपनी ताकत बनाओ आगे सिलेक्शन तक पहुंचने की, ना कि ये कि यार मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मेरी इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी ने कट ऑफ बता दिया आपको, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्या। मान लो किसी टीचर ने आपको 130 कट ऑफ बता दी और अभी 150 कट ऑफ चलेगी, क्या उस टीचर ने आपका सिलेक्शन रोक दिया यहाँ पे। सिलेक्शन आपको आपके नंबर से मिलेगा। आपको लगता है कि ये सही एनालिसिस नहीं कर रहा कोई, मत देखो उसके एनालिसिस की वीडियो आगे, ठीक है, डिसलाइक करो, आगे बढ़ो, अपने आप को एक इन्फॉर्म डिसीजन लो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी गलत बोलना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी भी काम के आगे एक सिंगल पीडीएफ बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एक सिंगल वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और हमें 1 मिनट लगता है कि आगे उसके लिए बस उल्टा सीधा बोल के चले जाएं। सो डेट वॉज माई टाइम। बाकी एक 2 मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसपे, ये तो सीजीएल के बारे में हुआ कि हाँ मेंस एग्जामिनेशन आपका 1 दिन में ही एसएससी को कंडक्ट कराना चाहिए, और मेरी रिक्वेस्ट एसएससी तक ये रहेगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स के साथ कंफ्यूजन हुआ ही है, तो आप अगर कोशिश हो तो आप 15 टाइम्स अगर कैंडिडेट्स को बुला सकें,
तो अच्छा होगा। बाकी ये एसएससी का अपना डिसीजन है, इसमें मैं कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि हाँ ऐसे ही करो, मैं एसएससी को फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन एस्पिरेंट्स के लिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि हाँ ज्यादा गुना कैंडिडेट्स, क्योंकि एसएससी पहले भी बुला चुका है 15 टाइम कैंडिडेट, 16 टाइम कैंडिडेट्स, अगर रिजल्ट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए तो सभी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, बाकी ये एसएससी के ऊपर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एसएससी एमटीएस 2022 एग्जामिनेशन, जिसके बारे में मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि बहुत सारी सीट्स हमारी वैकेंट रह जाएंगी, क्योंकि जब एमटीएस एग्जामिनेशन हुआ उस टाइम पे सीजीएल का रिजल्ट नहीं आया था, तो मैक्सिमम बहुत सारे लोग जो एमटीएस में सिलेक्ट होंगे 22 में, वो सारे सीजीएल में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो सीएचएसएल में भी सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग स्टेनो में सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसीज वैकेंट रह जाएंगी। तो आपको फाइनल रिजल्ट से पहले कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन देना चाहिए, जिससे कि एस्पिरेंट्स वॉलंटरली अपना कैंडिडेचर कैंसिल करा सकें, या फिर आप कुछ और तरीका निकालो जिससे कि जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते उनका मेरिट लिस्ट में नाम ना आए। दूसरी चीज, एसएससी एमटीएस 2023 में भी अभी एसएससी ने किसका रिजल्ट निकाला था, हवलदार की पोस्ट का रिजल्ट निकाला था। ठीक है, अब हवलदार की पोस्ट में भी दिक्कत क्या थी कि कट ऑफ तो हाई बता दी, लेकिन जनरल केस देखा जाए तो एमटीएस की जो कट ऑफ होती है उससे थोड़ी सी कमी जाती है हवलदार की कट ऑफ, राइट। तो एसएससी को यहां पे भी ज्यादा गुना कैंडिडेट्स बुलाने चाहिए थे। मुझे डर है कि लास्ट में आते आते ऐसा ना हो कि हवलदार की वैकेंसी एसएससी एमटीएस 2020 ये 2 ही है, सॉरी ये 3 नहीं है, 2022 के अंदर एक तो ऊपर से वही था और हवलदार की वैकेंसीज हमारी खाली रह जाए। और सिमिलर चीजें जो 2022 में है वो 2023 में भी है। एसएससी को ये सारी की सारी चीजें देखनी चाहिए। मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद कुछ चीजों में बदलाव नहीं हो सकते। एसएससी मुझे पता है कि एक बार रिजल्ट में कुछ गलती होती है तो अगले साल के लिए एसएससी सुधार लेती है, लेकिन आपको पहले से सुधार लोगे तो काफी एस्पिरेंट्स को सिलेक्शन का मौका मिलेगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।